एनसीआर के लोग इस बार दिवाली पर पटाखे चला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, कोर्ट का फैसला क्या है? जी, करीब 8 साल के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग दिवाली पर पटाखे जला पाएंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी तो दी है, लेकिन कई सारी कड़ी शर्तें भी रखी हैं। जो पहली शर्त है वो है कि पटाखे ग्रीन होने चाहिए, यानी कि कम पॉल्यूशन करने वाले होने चाहिए। अब ये ग्रीन है या नहीं है ये कौन निर्धारण करेगा? तो सीएसआईआर की एजेंसी है नीरी, इसे इसका जिम्मेदारी दी गई है, जो ये सर्टिफाई करेगी कि जो क्रैकर है वो ग्रीन है या नहीं है। जो कंज्यूमर है वो पटाखे के डब्बे पे क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करके ये जान सकता है कि उसका पटाखा ग्रीन है या फिर नहीं है। दूसरी शर्त यह रखी गई है कि पटाखों की बिक्री सिर्फ 18 से 20 तारीख तक के बीच ही होगी। इसके अलावा जो पटाखे जलाने का समय है वो भी निर्धारित किया गया है। सुबह 6 से 7 बजे और शाम को 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। निर्धारित जगहों पे ही उसकी बिक्री हो पाएगी। उसकी जो लिस्ट है वो नीरी की वेबसाइट पे दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से किसी भी तरह के जो पटाखे हैं उनके लाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। किसी भी तरह के पटाखे की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी, ये शर्त भी रखी गई है। साथ ही जो पेट्रोल टीम्स हैं वो अलग अलग जगह पे जो है बार बार देखेगी कि कहीं जो है इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर वायलेशन होता हुआ पाया जाएगा तो जो दुकानदार है उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। यह भी प्रावधान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब फिलहाल एक बैलेंस अप्रोच रखने की जरूरत है और ये एक ट्रायल के रूप में किया जा रहा है, और अगर ये सफल होता है तो आगे इसमें अगले सालों में देखा जाएगा कि कैसे लागू करना है या नहीं करना है। शुक्रिया रोहन। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। इनके लिए जो केवल ग्रीन पटाखे यहां पर चलाए जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स, डीसी, डीएम जो हैं वो इन पटाखों को डेजिग्नेट जगह पर बेचने की इजाजत देंगे। ये पटाखे केवल जो नीरी की और पीएसओ पैसों की जो नॉर्म्स हैं जो ग्रीन पटाखों को डिफाइन करती हैं, केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों को एनसीआर दिल्ली में लाने की इजाजत होगी और चलाने की इजाजत होगी। ना तो लड़ी पटाखों वाली जो लड़ी चलती है वो चलाई जाएगी और ना ही ई कॉमर्स में जो ऑनलाइन पटाखे ऑर्डर किए जाते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से, ये बिल्कुल नहीं होंगे। इधर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाना अब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। जीटी के बैन लगाने के बाद से लगातार पिछले साल तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले तक पहुंच गया कि परंपरागत पूरे साल बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कंडीशंस के साथ जो अलाउ किया है उसमें इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात है। अब इस समय ग्रीन क्रैकर लोगों ने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, अगर बनाए नहीं है तो बिकेंगे क्या, बिकेंगे तो क्या, इस समय सीमा में कैसे कंट्रोल होगा, इन सारे चीजों का दारोमदार सरकार के ऊपर है। दिवाली के अलग अलग बाजार अब गुलजार हो रहे हैं। दिवाली पर बाजारों में कैसी है रौनक? अहमदाबाद में ऐसे ही दिवाली के जगमगाते बाजार का जायजा लिया केतन जोशी ने। अहमदाबाद के हर इलाके में दिवाली के अलग अलग मार्केट लगे हुए हैं। ये है रंगों का बाजार। आप देखिए, भले ही ये छोटे छोटे ठेले यहाँ पर लगे हुए हो, लेकिन अलग अलग रंग है। हर व्यक्ति अपने घर के बाहर शुभ लाभ के इस तरह के स्टिकर है वो भी लगाएंगे। साथ ही साथ जो मिट्टी के दिए हैं उनका भी काफी महत्व है। 1 से लेकर 3 दिन तक यहाँ दिए भी जलेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर रौनक अभी से शुरू हो गई है। अलग अलग मनमोहक कलर लोग अपने साथ घर पर ले जाते हैं। आइए हम खरीदार से भी बात करते हैं। आपने यहाँ से क्या परचेस किया? आज से हमारे घर पे रंगोली बनाना शुरू होगा धनतेरस तक, तो यहाँ से कलर्स खरीदे, फिर उधर से दिए जलाने के लिए मिट्टी के कड़िए लिए और फिर शुभ लाभ स्टिकर्स भी लिए हमने। बिल्कुल, तो दीपोत्सव का त्योहार है वो जीवन में खुशहाली लाता है और ये रंग उस खुशी को 4 गुना कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज से दीपोत्सव का महापर्व है वो शुरू हो जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। दिवाली या कोई भी त्योहार सेहत और खुशहाली का खजाना भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही तरीके से खाएं पिएं और जमकर सेलिब्रेट करें। आज इसी पर है हमारा कंज्यूमर अड्डा। शुभ दिवाली, सेहत और खुशहाली। शाम 5:57 पर।
IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने FY26 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.6% किया है। इस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी मजबूत है। पीयूष गोयल के मुताबिक कि जीएसटी रेट कट से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी है। उन्होंने भरोसा जताया कि हम न सिर्फ IMF के अनुमान को हासिल करेंगे बल्कि उससे ज्यादा ग्रोथ भी हासिल कर सकते हैं। भारत ने जिस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, देश में जो आज माहौल आत्मविश्वास से भरा है, जिस प्रकार से जीएसटी को घटाने से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे तेज गति से निवेश किया जा रहा है, इन सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट, इस सब को जोड़ते हुए एक तरफ भारत तो तेज गति से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की विकास यात्रा और कमजोर होते जा रही है। IMF एस्टिमेट्स को हम अचीव भी करेंगे, शायद एक्सीड भी करेंगे। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार में शानदार बढ़त के साथ कामकाज हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही है। बाजार में और कैसा रहा आज का कारोबार, डिटेल बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, बढ़िया ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बढ़त आपको देखने को मिली 25,300 के पार क्लोजिंग। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट के इंडिसेस यानी स्मॉल कैप, मिड कैप और सेक्टोरियल स्टॉक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्शन आपको काफी बढ़िया नजर आया। देख लेते हैं क्विकली कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे जिन्होंने इंडेक्स में दम रखा। तो एशियन पेंट्स है, बजाज फिनसर्व है, नेस्ले और बजाज फाइनेंस, इन स्टॉक्स में आपको खरीदारी नजर आई। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो टेक महिंद्रा नतीजों के बाद निराशा, इन्फोसिस में लगातार गिरावट, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स हालांकि एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा सा सुस्त प्ले आउट कर रहा है। वहीं बात करें ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक की तो प्रेस्टीज एस्टेट्स, इनफैक्ट आज पूरा रियल एस्टेट चल रहा था। पूना वाला फिनकॉर्प 5% ऊपर नतीजों के बाद। स्टार परफॉर्मर परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहां पर भी अगर आप देखें तो बड़ी तेजी नजर आई। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मार्केट में आज तेजी थी, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जो गिरे। MRF हाई से 1.5% नीचे, डिलीवरी में गिरावट, PB फिनटेक और ओरेकल फाइनेंस हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें तो आज ज्यादातर शेयरों में खरीदारी नजर आई। एक साल में 15-20% रिटर्न मिल जाए तो वो भी बहुत है, ये कहना है केडिया सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय केडिया का। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि टूरिज्म और हॉस्पिटल सनराइज इंडस्ट्री हैं जहां आगे अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इस समय आप अगर ऑब्वियसली आप, मैं अज्यूम करूँगा कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहते होंगे विजय भाई, इस समय अगर आप कुछ चर्नी कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में तो कोई इंटरेस्टिंग स्पेसेस दिख रही हैं आपको, और अगर ऐसा है तो कहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और कहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे इस समय? तो मैंने अभी जैसे 1 साल से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा था। तेजस नेटवर्क जो मेरी पुरानी होल्डिंग है, कोविड के बाद में जो मैंने लिया था उससे मैं एग्जिट किया। ओके। पिछले 1-1.5 साल के अंदर में से मैं आस्ते आस्ते बेच रहा था, फिर मैं एग्जिट कर गया उसमें। तो वो थोड़ा बहुत मेरे पास में जो भी उसका जो फंड जो बचा वो मैंने कई चीज़ों में लगाया, मैंने उसको कई इन्वेस्टमेंट किए मैंने उसमें। तो जैसे लेटेस्ट मैंने किया, जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक शेयर्स मैंने लिया मैंने उसके अंदर में, और एक PSU बैंक भी लिया मैंने। ओके। PSU बैंक तो सस्ता है, लेकिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री का जो मैंने शेयर्स लिया अभी वो पब्लिक डोमेन पे भी आ गया। यथार्थ है, आपका नाम आ गया उसमें। हाँ, उसमें नाम आया, लेकिन वो शेयर्स महंगा है वो। ये हॉस्पिटल के सारे शेयर महंगे हैं। कोई भी शेयर ऐसे सस्ते भाव में नहीं मिल रहे हैं जो हमको आदत पड़ी हुई है सस्ते, जो मेरे को भी आदत है कि सस्ते शेयर ढूंढने की। बिल्कुल। अभी कोई ऐसे सस्ते शेयर्स ये है नहीं, तो इस बोलकर भाव भी पूरे इनके अंदर में है। हो सकता है परफॉर्म 3 महीना 6 महीना हो सकता है नहीं बिक रहे। मेरे को इनका फ्यूचर ब्राइट लगता है। मेरे को ये सनराइज इंडस्ट्री लगती है मेरे को, जैसे टूरिज्म मेरे को एक इंडिया में सनराइज इंडस्ट्री लगती है, और एक हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल वाले शेयर समझिए, या हेल्थ केयर जिसको हम बोल सकते हैं, ये मेरे को लगता है कि ये सनराइज इंडस्ट्री शायद ये अगले 5-10 साल ये अच्छा करेंगी। लेकिन हो सकता है 1 साल इसके अंदर में रिटर्न नहीं भी आए, तो वो ये समझना चाहिए। इसमें सिंपल ऐसा अनुज भाई
कि जब कोई भी कंट्री, जब क्या होता है ना, एक सर्वाइवल का जब मोड होता है ना, वो सर्वाइवल मोड से जब वो कंट्री की इकोनॉमी निकलती है या कंट्री जब निकलती है ना, तो लोग अनुभव ढूंढने के लिए निकलते हैं सर्वाइवल के बाद में। जैसे रोटी कपड़ा मकान मिल गया अभी, उसके बाद में अब क्या, तो एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को। तो एक्सपीरियंस के लिए फिर आपको ट्रैवल के अंदर में जाना पड़ता है। और इंडिया में हर तरह के ट्रैवल है। मैं हर जगह बोलता हूँ कि इंडिया में सब चीज़ मिलेंगे आपको, जो भी आप दुनिया में देखने के लिए जाते हो, इतने इतने टिकटें लगा कर और ये सब इतना दूर जाते हैं, सारी इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है उनको कि 1300-1400 स्टेशनों को भी मॉडिफाई करने की बातें आ रही है, एयरपोर्ट भी बना रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, होटल बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है टूरिज्म बढ़िया रहेगा। और हेल्थ केयर तो अगेन वही बात है कि जरा साहब जब थोड़ी सी भी समृद्धि आती है तो सबको पहले सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो सबको हेल्थ केयर के ऊपर में, माने जब बुद्धिमत्ता जब लोगों में जगती है ना, जब आदमी खुश होता है ना, तो वो ट्रैवल करता है। बिल्कुल। जब आदमी बुद्धिमान होता है ना, तो अपने हेल्थ पे ध्यान देता है। ये सिंपल है। और ये खुशी का और बुद्धिमानी का आपस में भी बड़ा समन्वय है आपस के अंदर। बहुत अच्छी बात कही है आपने। खुशी और बुद्धिमत्ता का जो मेल है, समन्वय मेल है इनका आपस के अंदर में। आप खुश रहेंगे तो आपकी बुद्धि बराबर काम करेगी। आप खुश नहीं हो तो आपकी बुद्धि भी, आप कितना भी पढ़ा लिखा होगा, भूल जाएंगे। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी। तो ये ना, इनका आपस में मेल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। सोने का भाव 1.25 लाख के पार निकल गया, लेकिन इसके बावजूद देश में गोल्ड का इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 2 गुना हुआ है। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक सितंबर के महीने में पिछले साल के मुकाबले 106% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस खबर की डिटेल जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, जिस तेज रफ्तार से गोल्ड यानी सोने के भाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसी तेजी में गोल्ड का इंपोर्ट भी देश में लगातार हो रहा है। जो ट्रेड डाटा जारी हुए हैं उसके मुताबिक पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस साल सितंबर में लगभग 106% यानी 2 गुने से भी ज्यादा का गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। अगर पिछले साल सितंबर में देखें तो $4.6 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हुआ था, जो इस बार सितंबर में $9.6 बिलियन का रहा। लगभग ये 106% हुआ, यानी 2 गुने से ज्यादा। वहीं अगर हम टनेज के हिसाब से देखें, वैल्यू टर्म में देखें, तो ये करीब पिछले साल सितंबर में 65 टन का इंपोर्ट हुआ था, जो इस बार सितंबर में 102 टन का इंपोर्ट हुआ। लगभग ये 65% ज्यादा है। तो कुल मिलाकर देखें तो गोल्ड इंपोर्ट में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि सोने का भाव जो 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम 1.25 लाख के भी पार कर चुका है। जो इसके पीछे जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो वजह बताई जा रही है, उसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि एक तो सीजन्स, जो फेस्टिव सीजन्स हैं, वो काफी जल्दी आ गए हैं, इसलिए ये गोल्ड इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखी गई है, डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही दूसरी तरफ जो एक अर्थव्यवस्था में पूरे अस्थिरता देखी जा रही है, उसकी वजह से जो हेजिंग करने के लिए लोग गोल्ड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा गोल्ड के मांग में ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही। तो ये कुछ इंटरनेशनल रीजन्स हैं, इंटरनेशनल कारण है, जिसकी वजह से गोल्ड के डिमांड में बढ़ोतरी देखी जा रही है और साथ ही साथ भाव में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार में पहले फेज के लिए नामांकन का काम चल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से आज अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी थी, साथ साथ उनकी बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने एक लंबा रोड शो किया। ये तेजस्वी यादव का राघोपुर से तीसरा नामांकन है। इससे पहले 2015 और 2020 में तेजस्वी राघोपुर से चुनाव जीत चुके हैं। राघोपुर को आरजेडी का पारंपरिक गढ़ और लालू परिवार की सीट माना जाता है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लखीसराय से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इसमें 27 लोगों को फिर से टिकट दिया गया है, लेकिन लिस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। इस लिस्ट में लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समाज से 23 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। लव कुश को बिहार में जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग से 9, दलित वर्ग से 12 और सवर्ण यानी सामान्य कैटेगरी से
12 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। पार्टी ने 4 महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। इसमें कविता साहा मधेपुरा से, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी और विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा का नाम शामिल है। अनंत सिंह को मोकामा से एक बार टिकट मिला है, लेकिन आपको बता दें कि अनंत सिंह पहले ही कल ही अपना नामांकन भर चुके हैं। जेडीयू ने कुछ ऐसे सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जिन पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे। इसमें सोनबरसा है, मोरवा है, एकमा है, राजगीर, मैथानी, गायघाट जैसी अहम सीटें हैं और इसी की वजह से अंदेशा जताया जा रहा है कि इसको लेकर कुछ विवाद भी हो सकता है। हालांकि जेडीयू नेता संजय झा ने दावा किया है कि सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान घटक दलों से चर्चा के बाद ही हुआ है, इसलिए टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। और आवाज अड्डा में भी आज हम बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। गठबंधन में तनाव क्यों है, तो जरूर जुड़िए। शाम 7:57 पर गठबंधन में रार है। महाभारत सीरियल में कर्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का आज निधन हो गया। पंकज धीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और आज 68 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पंकज धीर ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया। वो आशिक, आवारा, सड़क, सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।